बाजार उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर, अब देखिए यहाँ पर पेयर्स दिए गए हैं, जमा प्रमाण पत्र, नगद प्रबंध बिल, कॉल मनी, वाणिज्यिक पत्र। अब सीधे देखिए क्या है, ये शब्दावली से प्रश्न है। तो मैं आपको बोलता हूं कि इकोनॉमिक्स पर शब्दावलियों पर जरूर वर्क करिएगा। तो इसमें देख सकते हैं केवल दो, यानी कॉल मनी अंतर बैंक लेन देन के लिए प्रयुक्त एक वित्त है, और वाणिज्यिक पत्र अप्रतिभूत वचन पत्र होता है, और जमा प्रमाण पत्र रिजर्व बैंक द्वारा धन जुटाने के लिए जारी नहीं किया जाता है, रिजर्व बैंक नहीं जारी करता है, ध्यान रखेंगे। और नगद प्रबंधन बिल वितरित माल के विक्रेता द्वारा तैयार किया गया परक्राम में लिखत, ये भी नहीं होगा। इसमें उत्तर हो गया केवल दो, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि नगद बिल केंद्र सरकार की जरूरतों के लिए धन जुटाने हेतु भारत सरकार द्वारा बेची गई एक अल्पकालिक प्रतिभूति होती है, ठीक है। तो यह महत्वपूर्ण। और जमा पत्र प्रमाण पत्र क्या है, एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ध्यान रखेंगे, ना कि आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। और कॉल मनी एकदम सही है, उधार दिया गया धन है। वाणिज्यिक पत्र एक अल्पकालिक मुद्रा बाजार उपकरण होता है। तो यह सब शब्दावलियों से ही है प्रश्न। अब अगला प्रश्न आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक में दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत 2020 से लगातार बढ़ रही है। अब देखिए ये कथन सीधे सीधे दिया गया है, वर्तमान में वैश्विक संकट चल रहा है, अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब चल रही है, तो ऐसे में शुद्ध वित्तीय बचत कैसे बढ़ेगी, ये घट रही है। 22-23 में पिछले के आधार पर 5 गुना घटी है। तो पहला तो सीधे सीधे गलत हो गया। दूसरा है रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की अव्यवस्था के चलते कमोडिटी और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के कारण हाल के दिनों में मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हुई है। ये कथन एकदम सही है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है खाद्य आपूर्ति में। अफ्रीका महाद्वीप के देशों की स्थिति बहुत नाजुक है। तो ऐसे में उत्तर क्या हो गया, पहला गलत है और दूसरा सही है, तो उत्तर क्या हो गया, डी हो गया। तो यह जो है यहाँ पर देखिए दिया गया है, यह 22-23 में देख रहे हैं ना, बढ़ नहीं रही है, और उसमें क्या कहा कि बढ़ रही है। तो ये ध्यान रखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति कारक। अब देखिए ये भी शब्दावली से ही प्रश्न है, अपस्फीति कारक क्या होता है, ठीक। तो यह एक वर्ष में सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का अनुपात है। दूसरा, यह उपभोक्ता और थोक मूल्य सूचकांक दोनों की तुलना में मुद्रास्फीति का अधिक व्यापक माप है। एकदम सही है, यह अगर देखा जाए तो दोनों कथन एकदम सही है। यह अपस्फीति कारक की परिभाषा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अपस्फीति यानी एक वर्ष में सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का यह अनुपात के रूप में अपस्फीति जाना जाता है। अब देखिए ये सीधे सीधे फिर प्रश्न आ गया शब्दावली से ही। पिछले वर्ष की तुलना में एक वर्ष में किसी अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य स्तर में सामान्य गिरावट को क्या कहेंगे, अपस्फीति, विस्फीति, मुद्रास्फीति जनित मंदी या एस्क्यूफ्लेशन। अब देखिए ये सब शब्दावलियां हैं, इनका नोट्स बना लीजिए आप लोग, निश्चित रूप से यह काम आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह अपस्फीति होगा। तो यह जो है देखा जाए तो यहाँ पर मुद्रास्फीति जनक, इसी को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। स्क्यूफ्लेशन क्या होता है, जब कुछ वस्तुओं पर अपस्फीति होती है जबकि अन्य में मुद्रास्फीति होती है। तो ये क्या है, सीधे सीधे शब्दावलियों से प्रश्न आए हैं, और मैं आशा करता हूं ये शब्दावलियां आपको पता होंगी और आसानी से आप इसका उत्तर दे देंगे। अब बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में अंतिम वस्तु के संदर्भ में, देखिए क्या करें, अंतिम वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर दिया गया है कि भोजन और कपड़े जैसी वस्तुएं जिनका उपभोग उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने पर किया जाता है और वह उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं। एकदम सही है। उपकरण और मशीनों जैसे सामान जो टिकाऊ होते हैं, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाते हैं, पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। एकदम सही है। अतः इसमें क्या होगा, दोनों कथन सही है, ठीक। तो यह हो गया 14 का, क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पर देखिए वही पॉइंट दिया गया है। अब बढ़ते हैं 15, यहाँ पर 21वां प्रश्न दिया गया है जो कि आपके मॉक 2 में आया हुआ है अर्थव्यवस्था से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए फिर से आ गया हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति देनदारों को ऋणदाताओं की तुलना में अधिक लाभ प्रदान करती है। ठीक है। दूसरा कथन है अति मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का वास्तविक मूल्य नाम मात्र मूल्य से अधिक होता है। तो यहां पर देखिए एक तो सही है, कथन एक सही है, लेकिन कथन दो क्या हो गया, वह नाम मात्र नॉमिनल मूल्य से अधिक होता है, यह गलत है। अतः उत्तर इसका क्या हो गया, यहां पर आप लोग देख सकते हैं उत्तर इसका सी हो गया। क्यों गलत है, क्योंकि अति मुद्रास्फीति देनदारों के ऋणदाताओं की तुलना में बड़े लाभ प्रदान करती है। इसका कारण यह है कि मुद्रा का कम मूल्यवान हो जाती है, जिसका भुगतान देनदार आसानी से कर सकते हैं। साथ ही ऋणदाताओं द्वारा अर्जित रिटर्न कम हो जाता है और इस तरह से अति मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का वास्तविक मूल्य नाम मात्र मूल्य से अधिक यानी कम होता है। उसमें क्या कहा था, देखिए यहां पर देख सकते क्या है, पद्धति की तुलना में यहां पर क्या कह रहा है ना, यहां पर ये देखा जाए तो क्या कह रहा है कि अति मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का वास्तविक मूल्य नॉमिनल मूल्य से अधिक होता है। और यहां पर क्या हो रहा है, देख रहे ना, कम होता है, वहां पर क्या करें अधिक होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बेरोजगारी। अब देखिए सीधे सीधे आपने बेरोजगारी पढ़ा होगा। इसको मापने के लिए सामान्य, प्रधान और सहायक स्थिति दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए यहां पर दिया गया है, पहला जो है कथन है, यह जो है अगर देखा जाए तो इसके तहत एक व्यक्ति को नियोजित माना जाता है यदि वह सर्वेक्षण से पहले 365 दिन की अवधि के दौरान कम से कम 30 दिनों की अवधि के लिए आर्थिक गतिविधि में लगा हुआ है। अब देखिए पहला कथन। दूसरा है बेरोजगारी मापन की सामान्य प्रधान स्थिति पद्धति की तुलना में यह अधिक समावेशी है। अब कह रहा है ना, उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है, ये ध्यान रखना कौन सा गलत है। तो अब आपको बेरोजगारी मापने का जो सामान्य प्रधान सहायक स्थिति जिसे हम यूपीएसएस कहेंगे, यह अगर आपको पता होगा तो बहुत आसानी से आप उत्तर दे देंगे। यानी यह दोनों सही हैं, इसमें ना तो एक गलत है ना तो दो। यह पद्धति का प्रयोग किया जाता है बेरोजगारी की सामान्य पद्धति को मापने में। ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कि योजना आयोग ने 1960 में एमएल दंतावाला समिति की स्थापना की थी। इसने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा का उपयोग किया था। इसमें सामान्य प्रधान स्थिति, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, वर्तमान दैनिक स्थिति, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उच्च महिला श्रम शक्ति भागीदारी अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण में वृद्धि, कुछ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए स्रोत का एकत्र करना। तो यह 3 कथन दिया गया है। उपरोक्त में से कितने का उपयोग भारतीय अर्थव्यवस्था में कर आधार बढ़ाने के लिए किया जाता है। देखिए कह रहा है ना, केवल एक, केवल दो, या सभी तीनों, या कोई नहीं। तो इसमें क्या है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में कर आधार बढ़ाने। तो कर आधार बढ़ाने में क्या होगा, उच्च महिला श्रम शक्ति भागीदारी। अब महिलाएं भी भागीदारी ले रही हैं, वह भी बढ़ा रही है कर आधार को। दूसरा, अर्थव्यवस्था के लिए औपचारीकरण में वृद्धि, ये भी होगा। कुछ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए स्रोत पर कर एकत्र करना, ये भी होगा। अतः इसमें सी उत्तर होगा। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स दिया गया है, इनको जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, कार निर्माता को बेचा गया टायर जीडीपी गणना में शामिल किया जाता है, जबकि ग्राहक को बेचा गया टायर, क्या दिया गया है, ग्राहक को बेचा गया टायर जीडीपी में शामिल, यहां पर देख सकते हैं, शामिल जो है उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। अब देखिए 2 कथन है, कार निर्माता को बेचा गया टायर जीडीपी गणना में शामिल किया जाता है, जबकि ग्राहक को बेचा गया टायर जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा है कथन, जीडीपी एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। अब देखिए यहां पर सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों के संबंध में कौन सा सही है। तो कथन 1 सही है, कथन 2 दोनों सही है, और कथन 2 1 का सही व्याख्या कर रहा है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी कह रहा है कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो ये जो दूसरा कथन है एकदम सही है,
पहला कथन यहां पर गलत हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि जो सकल घरेलू उत्पाद में निर्दिष्ट अवधि के दौरान किसी देश की जो भौगोलिक सीमा है उसके भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य है। तो जीडीपी वृद्धि दर में किसी देश के आर्थिक प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण या संकेतक के रूप में कार्य करता है। यानी कार निर्माता द्वारा बेचा गया टायर एक मध्यवर्ती वस्तु है, जिसका अर्थ क्या हुआ कि इसका उपयोग किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है। तो यह मध्यम हुआ, इसलिए पहला कथन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ऋण म्यूचुअल फंड पर करों में तेजी से बढ़ोतरी, आरबीआई द्वारा मात्रात्मक सहजता, खुदरा महंगाई दर में गिरावट। अब देखिए उपयुक्त में से भारत में सरकारी बॉन्डों पर प्रतिफल बढ़ने की संभावना। अब देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं संभावना है। तो अब इसमें क्या है? केवल एक सही होगा, केवल दो सही होगा, कि केवल तीन सही होगा, या सभी चारों सही होंगे। अब इसमें देख सकते हैं कि 31 में केवल एक सही है, और वो भी कौन सा सही है? यहां पर आप देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में तेजी से बढ़ोतरी। यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बॉन्ड जो यील्ड और बॉन्ड की कीमत में उल्टा संबंध होता है। प्रत्येक बॉन्ड का अंकित मूल्य एक कूपन भुगतान होता है, और बॉन्ड की कीमत भी होती है जो बॉन्ड को अंकित मूल्य के बराबर भी हो सकती है। और यह आप लोगों ने बॉन्ड के बारे में खूब सारा पढ़ा है, कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं ये भी जानना आप लोगों के लिए आवश्यक है। इस तरह से इन सारे बॉन्ड को भी आप देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग प्रणाली। अब देखिए ये भी एक तरह से देखा जाए तो ये शब्द है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए पहला कथन दे रहा है कि फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था में ऋण निर्माण या धन आपूर्ति के विस्तार का अंतर्निहित आधार है। और दूसरा कथन क्या है कि सभी जमाकर्ता बैंक से एक ही समय में अपना पैसा नहीं निकालते हैं। बैंक जमा का केवल एक अंश वास्तविक नकदी के तौर पर और निकासी के लिए उपलब्ध होता है। कितना सुंदर यह प्रश्न है। इसमें क्या है कि उपरोक्त में से कौन सा? यह कथन एक सही है और दूसरा भी सही है, और दूसरा कथन एक का सही व्याख्या। तो कभी भी देखिए सही व्याख्या के लिए कैसे आपको पकड़ना है। आप पढ़ा करिए फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था में ऋण निर्माण या धन आपूर्ति के विस्तार का अंतर्निहित आधार है, क्योंकि सभी जमाकर्ता बैंक से एक ही समय में अपना पैसा नहीं निकालते। देखिए क्योंकि, तो एकदम सटीक बैठ रहा है सेंटेंस। तो ऐसे भी कई बार ट्रिक से आप निकाल सकते हो, क्योंकि शब्द जोड़िए, अगर वह सेंटेंस सही आपको लगे तब भी आप इसको सही, यह टेक्निक है, ध्यान रखेंगे हर बार, लेकिन नहीं यूज करिएगा। तो यहाँ दोनों, यानी इसका उत्तर क्या हो गया? ए हो गया। अब बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राज्य विकास ऋणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है ये राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिए गए ऋण हैं, जिन पर ब्याज वार्षिक रूप से चुकाया जाता है और मूलधन परिपक्वता तिथि पर चुकाया जाता है। दूसरा है यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित सामान्य नीलामी के माध्यम से, यहां पर देख सकते हैं, माध्यम से बाजार में जारी और द्वितीयक बाजार में खरीदी बेची गई दिनांकित प्रतिभूतियां हैं। तीसरा है इन्हें प्रत्येक राज्य द्वारा हर साल एक निश्चित सीमा तक जारी किया जा सकता है और समान अवधि के बेंचमार्क जी-सेट के ऊपर स्प्रेड पर यह कारोबार किया जाता है। चौथा इसमें कथन है, हालांकि वे वैधानिक तरलता अनुपात जिसे हम एसएलआर कहते हैं, आवश्यकताओं के लिए आहर नहीं है, लेकिन वे बाजार के रेपो के माध्यम से उधार लेने की संपार्श्विक के रूप में यह पात्र हैं। अब देखिए यहां पर आ रहा है ना, ऊपर में कितने कथन सही हैं और किसके लिए वो भी
राज्य विकास ऋण के लिए। अब देखिए एकदम सीधा सीधा इसमें यह प्रश्न अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आसानी से इसका उत्तर दे दोगे। यानी इसमें दूसरा सही है और तीसरा सही है, पहला नहीं होगा। ये राज्य सरकारों द्वारा बाजार से लिए गए ऋण है जिन पर ब्याज वार्षिक रूप से चुकाया जाता है और मूलधन परिवर्तन होगा रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित जो होता है, ठीक। और हर साल निश्चित सीमा तक, तो 2 और 3, पहला और चौथा इसमें नहीं होगा। अतः उत्तर क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, बी इसका उत्तर हो गया। यहां पर देखिए दिया गया, हाल ही में 4 राज्यों ने राज्य विकास ऋण नीलामी के माध्यम से 5800 करोड़ रुपया जुटाया है। इसमें क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित नीलामी के माध्यम से। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब महत्वपूर्ण है, इनको आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर निम्नलिखित उपकरणों पर विचार करें। सरकारी प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋण, ट्रेजरी बिल, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, एक अनिवासी भारतीय यानी देख रहे हैं ना एनआरआई भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्टर खाता खोलकर उपयुक्त में से किस उपकरण में निवेश कर सकता है? अब देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यहां पर देखा जाए तो इसमें होगा उत्तर सरकारी प्रतिभूतियां, एकदम सही है। राज्य विकास ऋण होगा, ट्रेजरी बिल होगा, इसमें उत्तर होगा 1, 2 और 3। ध्यान रखेंगे, तो यह उत्तर इसका क्या हो गया? सी हो गया। तो यह जो है आरबीआई आरडी खाते का लाभ यह है कि यह ब्रोकरेज कमीशन, वार्षिक रखरखाव शुल्क या खाता खोलने का शुल्क नहीं होता है। यहां तक कि अनिवासी भारतीय भी निवेश के लिए आरबीआई आरडी खाता खोल सकते हैं, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, राज्य विकास ऋण होते हैं और ट्रेजरी बिल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विशेष आहरण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। देखिए एसडीआर सीधे सीधे पूछ लिया, तो एसडीआर को अन्य देशों की मुफ्त उपयोग योग्य मुद्राओं के लिए विनियमन नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है एसडीआर ब्याज दर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से गैर रियायती उधार पर ली जाने वाली ब्याज दर का आधार है। अब देखिए यहां पर सीधे आ गया है कि आधार है, तो ये पहला जो है ना विनियमन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। सिर्फ 2 कथन 2 सही है, अतः उत्तर इसका बी होगा। क्यों पहला नहीं सही है? क्योंकि आईएमएफ अपने सदस्य देशों के बीच उनके कोटा के आधार पर एसडीआर आवंटित करता है और इसे इन देशों के बीच एक दूसरे की स्वतंत्र रूप से उपयोग करने योग्य मुद्राओं के लिए विनियमन किया जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यह महत्वपूर्ण है। और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत आईएमएफ की स्थापना की गई। तो यह विशेष आहरण अधिकार ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है ये भी, ये कई बार आ चुका है पेपर में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक के बीच अंतर के संदर्भ, देखिए ये तो बहुत ही सरल है, शब्दावली का प्रश्न है, इसको भी आप लोग उत्तर दे सकते हैं। तो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों विनिर्मित वस्तुओं को अधिक महत्व देते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या है, ये गलत हो जाता है, चूंकि कह रहा है ना कौन सा गलत है। अब देखिए दोनों के बीच अंतर है। अब देखिए सीपीआई उपभोक्ता पर स्तर मूल्य परिवर्तन को दर्शाता है और डब्ल्यूपीआई उत्पादन पक्ष को दर्शाता है, एकदम सही, ये गलत नहीं है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं की कीमतों में बदलाव को कैप्चर नहीं करता, लेकिन सीपीआई करता है। डब्ल्यूपीआई वित्त वर्ष को संदर्भ के रूप में उपयोग करता है, वहीं सीपीआई कैलेंडर वर्ष का उपयोग करता है। देखिए ये तीनों सही हैं, इसमें उत्तर डी नहीं होगा। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहां पर देख सकते हैं भारतीय, देखिए कितने प्रश्न आए हुए हैं। अर्थव्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको खूब अच्छे से करिएगा। इसकी शब्दावलियां और करंट से जरूर जोड़ दीजिएगा। ये शब्दावलियां जो करंट में चर्चा में रही उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नई औद्योगिक नीति 1991 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने सभी उद्योगों के लिए अनिवार्य औद्योगिक लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया। इससे नीति के तहत तांबे का खनन अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं था। इसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। अब देखिए 1991 की जो नई, अब देखिए इसको अगर आपने औद्योगिक नीति अच्छे से पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से आप इसको सही उत्तर दे देंगे। यहां पर देखिए लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया, यह गलत है। इस नीति के तहत तांबे का खनन सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं था, यह भी गलत है। यह था
तो इस तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। एवं इसमें केवल 3 यानी एक कथन सही आता है, इसका उत्तर ए होगा। अगर आपने औद्योगिक नीति देखिए यहां पर दिया गया है पूरा 18 को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग को समाप्त किया गया था, यानी सभी को नहीं समाप्त किया गया था। इसी तरह से 17 आरक्षित उद्योगों में से घटाकर 8 कर दिया गया था, जिसमें तांबे का खनन अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब बढ़ते हैं हाल ही में समाचारों में रहे राष्ट्रीय कृषि बाजार। अब देखिए सीधे आ गया ई नैम बात की जा रही है। ये सब क्या है, चर्चा में रहते हैं। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ई नैम एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बेहतर विपणन अवसरों को बढ़ावा देता है। अब देखिए यहां पर क्या है, बढ़ावा देता है। दूसरा कथन है ई नैम पारंपरिक कृषि उपज बाजार समिति मंडियों के अलावा कृषि बाजारों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क निर्मित करता है। अब आप बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें कथन एक एकदम सही है, लेकिन दूसरा गलत हो जाता है। यह जो है मंडियों के अलावा कृषि बाजारों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क निर्मित नहीं करता है। अतः उत्तर इसका सी होगा, क्योंकि ई नैम मौजूदा कृषि जो उपज बाजार समिति है मंडियों को जोड़कर कृषि बाजारों का एक अखिल भारतीय नेटवर्क निर्मित करता है और यह कृषि वस्तुओं का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार निर्मित करता है। ये ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि यह पारंपरिक कृषि उपज बाजार समिति मंडियों के अलावा कृषि बाजारों का एक, ये ध्यान रखें, अलावा नहीं सभी इसमें जुड़ेगा। देख रहे ना, यह मंडियों को जोड़कर, अलावा नहीं जोड़कर करता है, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं मुद्रा एक्स और मुद्रा वाई वाले दो देश। अब देखिए इसमें दे रहा है ना कि दो देश। अब दो देशों में यहां पर देख सकते हैं संदर्भ में विनिमय दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो एक मुक्त फ्लोट प्रणाली में विदेशी मुद्रा बाजार में वाई वाले देश के आयोजकों द्वारा एक्स की मांग बढ़ने से एक्स की तुलना में वाई की विनिमय दर कम हो जाएगी। अब इसको देखिए इस कथन को, एक प्रतिबंधित फ्लोट प्रणाली में मुद्रा वाई वाले देश का केंद्रीय बैंक एक्स की तुलना में वाई की विनिमय दर बढ़ाने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में एक्स बेच सकता है, यानी कुछ भाग बेच सकता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? यहां पर अब देख सकते हैं कि इसमें पहला भी गलत है और दूसरा, दोनों गलत है। ध्यान रखना है, दोनों गलत हैं। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं यह दोनों कथन गलत है। तो उत्तर इसका क्या हो गया? सी हो गया। तो ये यहां पर नीचे से दिया गया है, यहां पर नीचे से दिया गया है मुद्रा का अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के साथ आदान प्रदान किया जाता है, वह विनिमय दर कहलाती है। तो ये पॉइंट को ध्यान रखना है, ठीक। अब आता है क्वेश्चन 52वां, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैंकों द्वारा वैधानिक तरल अनुपात आवश्यकता में वृद्धि, एटीएम की आसान उपलब्धता, मुद्रा बाजार में अनुपात में वृद्धि, बैंक दर में कमी थी। तो अब देखिए इसमें क्या है, यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अर्थव्यवस्था में धन गुणांक में वृद्धि होने की संभावना है। तो यहां पर देख सकते हैं संभावना है, तो केवल एक कथन इसमें सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है कि सभी चारों सही है, इसमें आपको बताना है। अब देखिए यहां पर बात की जा रही है केवल 2 कथन सही हैं, और वो कौन कौन से? पहला और चौथा कथन, बैंक दर में कमी और तरल अनुपात आवश्यकताओं में वृद्धि, एटीएम की आसान उपलब्धता और मुद्रा जमा अनुपात में वृद्धि, ये नहीं होगा। तो अतः उत्तर क्या हो गया? इसका बी हो गया। तो यहां पर देख सकते हैं एटीएम के माध्यम से नगदी की आसान उपलब्धता से लोग अपने साथ कम नगदी रखते हैं और इससे अर्थव्यवस्था में धन गुणक बढ़ने की संभावना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकों के पास ऋण विस्तार के लिए अधिक धन उपलब्ध है। इसे आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर विचार करें। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, वेतन मूल्य सर्पिल, लालच मुद्रास्फीति। किसी कंपनी द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों द्वारा उच्च वेतन की मांग को स्वीकार करने के कारण उपयुक्त में से कितनी घटनाएं घटित होने की संभावना है?
तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसमें जो है अगर हम बात करते हैं, क्या कह रहा है कि श्रमिकों द्वारा उच्च वेतन की मांग को स्वीकार करने के कारण उपयुक्त में से कितनी घटनाएं घटित होने की संभावना है। अब देखिए यहां पर देख सकते हैं कि इसमें एक है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, एकदम सही है। दूसरा है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, एकदम सही है। और यह जो है इसमें अगर देखा जाए तीसरा वेतन मूल्य सर्पिल, यह तीनों इसमें शामिल है, 1, 2 और 3, यानी चौथा नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो गया? सी हो गया, केवल 3। तो यहां पर देखिए दिया गया है लालच मुद्रास्फीति एक ऐसी घटना है जो श्रमिकों द्वारा वेतन के बजाय निगमों द्वारा अधिक लाभ की उम्मीद के कारण कीमतें बढ़ती हैं। तो इसको पीडीएफ में आप लोगों को दिया गया है, इसको जरूर, इसके चारों पॉइंट्स को जरूर देखिएगा आप लोग, यहां से प्रश्न आ सकते हैं। क्रय शक्ति क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रिपल पी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में वस्तुओं और सेवाओं की एक ही टोकरी की कीमतों की तुलना करके की जाती है। दूसरा है ट्रिपल पी के संदर्भ में भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय से अधिक है। तीसरा है ट्रिपल पी आधार पर सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब देखिए इसमें कितने कथन सही हैं। तो अब देखा जाए इसमें 1 और 2 कथन एकदम तो सही हैं। कह रहा ना कितने कथन, यानी इसमें केवल 2 कथन सही है। तीसरा कथन यहां पर देखा जाए तो यह गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, यहां पर देख सकते हैं दुनिया की तीसरी न कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ट्रिपल पी के आधार पर भारत तीसरे स्थान पर है, न कि 5वें स्थान पर है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार की शुरुआत, परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा की शुरुआत, विशेष उल्लेख खातों पर जानकारी का संग्रह, दिवाला एवं दिवालियापन संहिता का अधिनियम, राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी का निवेश। अब देखिए इसमें क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ये सभी आएंगे, ये ध्यान रखिएगा, यह सभी आएंगे। अतः उत्तर 1, 2, 3, 4 और 5 तथा 6 सभी होगा। दिवाला एवं दिवालिया संहिता ये भी है, ठीक। तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉइंट्स हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खबरों में रहे कारपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी परिकल्पना बाजार की अर्थव्यवस्था के समय में कारपोरेट ऋण में बैक स्टॉप के रूप में कार्य करने में के लिए की गई थी, पहला कथन। अब देखिए इसमें जो है देख सकते हैं, पहला कथन दिया गया है कि की गई थी, एकदम सही है। दूसरा है सेबी विनियमों के तहत एक ट्रस्ट के रूप में वैकल्पिक निवेश के कोष के रूप में अधिसूचित किया गया है, यह भी एकदम सही है। CDMFDF के लिए यह भारत में बॉन्ड बाजार के विकास में सहायता हेतु तनावग्रस्त और सामान्य दोनों समय में निवेश ग्रेड ऋण प्रतिभूतियों की खरीद करेगा, यह भी एकदम सही है। CDMDF द्वारा उठाए जाने वाले ऋण के खिलाफ गारंटी कवर प्रदान करने के उद्देश्य से कारपोरेट ऋण के लिए गारंटी की स्थापना की गई है, ये भी एकदम सही है। इसमें चारों कथन होगा, ये ध्यान रखना, इसमें चारों कथन होगा। तो यह उत्तर इसका क्या हो गया? डी हो गया। तो यहां पर देखिए, यहाँ ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, यह योजना के बारे में, ये भी सीधे सीधे ये सबको क्या है, आप अगर पढ़े हैं तो आसानी से इसका उत्तर दे देंगे। अब बढ़ते हैं 63वें प्रश्न की ओर। यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाल ही में समाचारों में चर्चित रहे, यानी फ्रंट रनिंग। अब देखिए सीधे सीधे शब्दावली हो गया, फ्रंट रनिंग का सही वर्णन कौन करता है? यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध 30 शीर्ष कंपनियों की सूची है, या भविष्य में एक निश्चित तिथि तक किसी परिसंपत्ति को एक निर्दिष्ट मूल्य पर खरीदने और बेचने के लिए 2 पक्षों के मध्य एक समझौता है, या एक व्यापारिक रणनीति है जहां पर एक निवेशक एक प्रतिभूति उधार लेता है और इसे खुले बाजार में बेचता है? नहीं, यह एक ऐसी तकनीक है जहां कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण ऑर्डर के निष्पादित होने से पहले प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करता है। यहाँ पर उत्तर इसका डी होगा, फ्रंट रनिंग। ये काफी चर्चा में रहा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यह 1 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य संदिग्ध संस्थाओं द्वारा व्यापार जो फ्रंट रनिंग एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रेडों की प्रकृति के थे, सेबी की निगरानी प्रणाली द्वारा उठाए गए
अलर्ट का विषय थे। तो यह भी ध्यान रखेंगे फ्रंट रनिंग क्या है। अब बढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, भारतीय रेलवे का कुल कार्य व्यय 22-23 में इसकी कुल यातायात आय से अधिक है। दूसरा कथन है कि कथन 2, भारतीय रेलवे के अनुसार 22-23 में भारतीय रेलवे ने 98.14 का परिचालन अनुपात हासिल किया है। तो अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा कथन इनमें से कौन सा सही है। इसमें कथन एक क्या है, आय से अधिक है, ये तो गलत हो जाता है। अधिक वाला मामला ही गड़बड़ चल रहा है। तो अधिक नहीं है कुल यातायात आय से अधिक नहीं है कार्य व्यय, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है भारतीय रेलवे के अनुसार भारतीय रेलवे ने 98.41% का परिचालन अनुपात, ये एकदम सही है। क्योंकि इस बार जो है देखा जाए तो इसमें उत्तर क्या है, डी है। यानी कथन एक सही गलत है, दूसरा सही है। तो यहां पर देख सकते हैं कि परिचालन 98.14 का परिचालन अनुपात हासिल किया और ऐसा राजस्व में उछाल और रेलवे के सख्त व्यय प्रबंधन के कारण हुआ, ठीक है। तो इस तरह से यातायात आय से कम है न कि अधिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 100% से कम परिचालन अनुपात द्वारा इसको देखा जा सकता है। अगला है, हाल ही में खबरों में रहे इंडिया पोस्ट, देखिए आ गया फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के संदर्भ में, ये खूब चर्चा में रहा, इसको खूब अच्छे से कर लीजिएगा। कह रहा है ना कि इसमें भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है। देखिए ना, सीधे यह योजना पूछ लिया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सीधे यह योजना पूछ लिया है, ठीक। पहला एकदम सही है। यह QR कार्ड प्रदान करता है जिसका उपयोग ग्राहक डाकघर काउंटरों और ATM से पैसे निकालने में कर सकते हैं, नहीं, यह गलत है। दूसरा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत एक दिन के अंत में नियमित बचत खाते में रखी जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा होती है, एकदम सही है। फिनक्लूवेशन IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक स्थायी पोर्टल है जो वित्तीय समावेशन के लिए, सह निर्माण और नव प्रवर्तन समाधानों के लिए फिनटेक स्टार्टअप के साथ सहयोग करता है, ये एकदम सही है। इसमें उत्तर होगा 1, 3 और 4, दूसरा नहीं होगा। तो अतः केवल 3 कथन इसमें सही हैं। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में पूरा आपको इसमें पढ़ना है, इस PDF को आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। GDP में मामूली गिरावट, मुद्रास्फीति की दर में कम दर, कम बेरोजगारी दर, कम ब्याज दर। तो अब उपयुक्त में से कितनी विशेषताओं को गोल्डीलॉक्स परिदृश्य, अब देखिए आ गया ना, गोल्डीलॉक्स परिदृश्य क्या है, अगर ये आपने पढ़ा होगा तो आसानी से इसका उत्तर दे देंगे कि विशेषताओं के रूप में माना जा सकता है। तो यहां पर देखिए क्या दे रहा है, अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात की जा रही है। इसमें पहला तो नहीं होगा, दूसरा होगा मुद्रास्फीति की कम दर, कम बेरोजगारी दर, कम ब्याज दर, यह 2, 3 और 4 होगा, था केवल 3 कथन सही है। तो गोल्डीलॉक्स परिदृश्य की भविष्यवाणी संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल रिजर्व के अर्थशास्त्रियों ने की है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए गोल्डीलॉक्स परिदृश्य, इसमें क्या है कि सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर वृद्धि। अब देखिए यहां पर क्या था, यहां पर आप देख सकते हैं क्या है, मामूली गिरावट, जबकि स्थिर, यहां क्या कह रहा है कि स्थिर वृद्धि, मुद्रास्फीति की कम दर, कम बेरोजगार, कम ब्याज दर। तो इस तरह से स्थिर GDP वृद्धि गोल्डीलॉक्स, और उसमें क्या कहा, मामूली, इसीलिए वो गलत हो जाता है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है। लेकिन अगर GDP कम हो रही है तो इसका मतलब यह बढ़ नहीं रही है, ये कोई विशेषता नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, गोल्डीलॉक्स परिदृश्य। अब बढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हाल ही में जारी RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत पिछले संस्करण की तुलना में मार्च 2023 में अधिक वित्तीय रूप से समावेशन बन गया। अब देखिए यहां पर पूछ रहा है समावेशन बन गया। दूसरा है कथन, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के कारण पिछले कुछ वर्षों में भारत में वित्तीय समावेशन में बेहतर सुधार हुआ है। अब देखिए इसको दोनों को जोड़ा करिए, इस कभी कभी इसका उत्तर, जैसे कभी कभी आपको क्या है, दोनों कथन सही है, अब दिमाग में आया कि ये सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, तो इसको ऐसे पढ़िए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत पिछले संस्करण की तुलना में मार्च 2023 में अधिक वित्तीय रूप से समावेशी बन गया,
क्योंकि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के कारण पिछले कुछ वर्षों में भारत में वित्तीय समावेशन बेहतर हुआ है। तो देखिए कितना अच्छा सेंट है। तो कई बार यह टेक्निक आपको काम आ जाती है। तो ऐसे में क्या हो गया, आपका उत्तर ए सही हो गया। तो यहां पर देखिए दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जोम्बी फर्म वे फर्म है जो विस्तारित अवधि में अपनी ऋण सेवा लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त लाभ उत्पन्न करने में असमर्थ हैं। दूसरा कथन है विस्तारित अवधि के लिए फर्मों का ब्याज कवरेज अनुपात जितना अधिक होगा, फर्म को जोम्बी फर्म के रूप में वर्गीकृत किए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अब देखिए उपयुक्त में से कौन सा सही है। अब देखिए यहां पर दिया गया है कि पहला कथन तो एकदम सही है, जोम्बी फर्म या वे फर्म है जो ऋण सेवा लागत को कवर करने के लिए पर्याप्त लाभ धन उत्पन्न करने में असमर्थ है। लेकिन दूसरा कथन यहाँ गलत हो जाता है, अतः उत्तर इसमें सी होगा, क्योंकि विस्तारित अवधि के लिए फर्मों का ब्याज कवरेज अनुपात जितना अधिक होगा, फर्म को जोम्बी फर्म के रूप में वर्गीकृत किए जाने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो यह कथन गलत हो जाता है। ठीक, तो यहां पर देख सकते हैं कि 3 साल की अवधि के लिए 1 से कम होता है, अधिक उसमें कह रहा है। ठीक है, तो विस्तारित अवधि के लिए फर्मों का ब्याज कवरेज अनुपात जितना अधिक होगा, फर्म को जोम्बी फर्म के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जाने की संभावना, वहां पे कह रहा है किए जाने की, यहाँ पर नहीं किए जाने की संभावना अधिक होगी। तब देखिए जोम्बी फर्म क्या है, इसे भी आप लोग जानते रहिएगा। इन सब बिंदुओं पर बहुत ही जरूरी है आप लोगों को ध्यान रखना। अब निम्नलिखित कारकों पर विचार करें। वृद्धिशील पूंजी उत्पाद अनुपात, निवेश, जमा पूंजी। तो आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त में से कितने कारकों को बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए यहां पर हम लोग इसको पूरा एलाबरेट करने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि आपका प्रश्न का उत्तर कौन सा सही है। कई बार टेक्निक का इस्तेमाल करिए, सब में टेक्निक मत लगाइएगा। अगर आप 50-50% पर हैं तभी रिस्क लीजिएगा, हर प्रश्न पे रिस्क लेने की कोशिश नहीं करिएगा। जिसमें पूरी तरह से आप आश्वस्त हो उसी प्रश्न का उत्तर करिएगा। तो अब इसमें आपका क्या होगा, उत्तर इसका क्या होगा, यानी यहां पर देखा जाए तो वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात ये तो नहीं होगा। इसमें क्या कह रहा है ना कि आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने के लिए कितने कारकों को बढ़ाने के लिए, यानी निवेश बढ़ाइए और जमा पूंजी, इससे हमारा निश्चित रूप से हम उच्च विकास दर, इसमें क्या हो गया, केवल 2 हो गया। हाँ, तो उत्तर इसका केवल 2 होगा। तो हेराल्ड होमर मॉडल के अनुसार क्या है, आर्थिक विकास की दर बराबर S/ICOR प्रदान किया जाता है, यानी जहां S क्या है, बचत है। ठीक, तो इस तरह से बचत S को निवेश I के बराबर माना जाता है। इस प्रकार उच्च आर्थिक विकास दर, देखिए सीधे सीधे शब्दावलियों से प्रश्न है, इनको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए व्यापार के सापेक्ष सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में देखिए फिर आ गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयात में गिरावट से व्यापार GDP अनुपात बढ़ने की संभावना, देखिए क्या कह रहा है, आयात में गिरावट से। अब देखिए आयात में गिरावट, यानी आयात में गिरावट से GDP अनुपात बढ़ने की, कैसे GDP अनुपात बढ़ने की संभावना होगी आयात में गिरावट से। ठीक, तो यह जो है यहां पर अगर हम बात करें तो यह सही नहीं है। दूसरा है उच्च व्यापार GDP अनुपात अर्थव्यवस्था के खुलेपन का संकेत, यस एकदम सही है। तीसरा है व्यापार के सापेक्ष GDP अनुपात की गणना करते समय सेवाओं पर विचार नहीं किया जाता। बिना विचार किए कैसे आप कर सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात, ये भी गलत है। तो कितने सही हैं, केवल एक कथन इसमें सही होगा, केवल दूसरा ध्यान रखना है। तो यहां पर देख सकते हैं पॉइंट दिया गया कि व्यापार सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में वस्तुओं और सेवाओं दोनों व्यापार शामिल, बिना सेवा के कैसे कर सकते हैं, ये एकदम सीधा सा प्रश्न है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अवसर लागत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखिए सीधा सीधा यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया है कि अवसर लागत, अब देखिए ये क्या कह रहा है, अवसर लागत, तो ऐसे में सही कौन सा है, तो मुफ्त बिजली प्रदान करने की अवसर लागत उसके उपभोक्ताओं से कर भुगतान करने वाली जनता को हस्तांतरित किया जाता है, इसी को हम अवसर लागत कहते हैं। और इन तीनों को भी देखिएगा, अतः उत्तर डी होगा। ठीक, तो यहाँ पर इसमें पॉइंट्स दिया गया है, इसे जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अपने सदस्य देशों की निजी क्षेत्र की कंपनियों को पैसा उधार देता है।
इसने वित्त जुटाने के लिए विदेशी बाजारों में मसाला बॉन्ड जारी किए। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह उपयुक्त कथनों में विश्व बैंक समूह के निम्नलिखित सदस्य संस्थानों में से किस एक को संदर्भित, देखिए अब आ गया। याद रखिएगा, इन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से भी सीधा प्रश्न आता है, जिसे जरूर आप लोग देखिएगा। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये भी बहुत, कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है, कौन संस्थान क्या करता है, इसका एक लिस्ट बना लीजिए। अब देखिए, इसमें आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, तभी इसका उत्तर। ये देखने में सरल है, लेकिन कई बार हम इसमें गलतियां कर जाते हैं। तो इसका, इन संस्थाओं के बारे में भी जानना आवश्यक है कि IBRD क्या है, IDA क्या है, IFC क्या है, मीगा क्या है। ठीक, तो इसको जो है अगर आप जानते होंगे तो बहुत आसानी से, और ये जो बात की जा रही है, तीनों बात की जा रही है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में बात की जा रही है, इसका उत्तर क्या होगा? C होगा। तो यह जो है 1956 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम का संस्थापक सदस्य अपना भारत भी रहा है, और यह मुख्य रूप से विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको इनके बारे में भी जानकारी हासिल करना है। ये विश्व बैंक संस्थानों के समूह हैं, इन सब को आप ध्यान रखें, इनका छोटा छोटा सिनॉप्सिस बना लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में रोजगार विहीन विकास। देखिए, रोजगार विहीन विकास, इस तरह का विकास किस काम का? संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक ऐसी घटना है जहां किसी अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद रोजगार के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि के बिना बढ़ता है। दूसरा है, रोजगार विहीन विकास से रोजगार लोच कम हो जाएगी। तीसरा है, रोजगार विहीन विकास से दीर्घकालिक बेरोजगारी की स्थिति निर्मित हो सकती है। तब देखिए, कह रहा है ना, उपरोक्त में से कितने कथन सही है? अब देखिए, इसमें केवल एक दिया है, केवल दो दिया है, सभी तीन। रोजगार विहीन विकास के लिए ये तीनों पॉइंट आते हैं, ध्यान रखेंगे। रोजगार विहीन विकास क्या होता है, ये तीनों आते हैं। पता उत्तर इसका क्या हो गया? C हो गया। ठीक, अब बढ़ते हैं, यहां पर ये पॉइंट दिया गया, इसे जरूर देखिएगा। रोजगार विहीन विकास क्या होता है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्र किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दर और रिक्त पदों की दर के बीच संबंध प्रदान करता है? अब देखिए, ये भी शब्दावली से प्रश्न है। बेवरिज वक्र क्या होता है, फिलिप्स वक्र क्या होता है, इंडिफरेंस वक्र क्या होता है, लॉफर वक्र क्या होता है, ये सारे वक्र आपको पता होंगे तो आसानी से उत्तर दे दोगे कि बेरोजगारी दर और रिक्त पदों की दर के बीच कौन इसमें बेवरिज वक्र करेगा कि फिलिप्स वक्र? तो ये आसानी से उत्तर आप दे सकोगे। इसमें होगा बेवरिज वक्र, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर सारे बेवरिज वक्र क्या है, फिलिप्स, इस शब्द को आप नोट डाउन कर लीजिए। यहां से सीधे प्रश्न आते हैं शब्दावलियों से। अब देखिए, इतने प्रश्नों में कितने शब्द आए, शब्दावलियों से प्रश्न आए हैं, इस पर खूब अच्छे से आप लोग वर्क करिए। अब बढ़ते हैं कृषि सब्सिडी के संबंध में WTO की शब्दावली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों। अब देखिए, आ गया विश्व व्यापार संगठन की शब्दावली के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य रेड बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं।
अब देखिए यहां पर रेड बॉक्स क्या है, ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि वे विश्व व्यापार में विकृतियां पैदा करते हैं। दूसरा एम्बर बॉक्स, ये भी जानना आपके लिए आवश्यक है। इसके तहत विकासशील देशों के लिए प्रतिवर्ष कृषि उत्पादन के कुल मूल्य के 10% तक का मूल्य समर्थन की अनुमति है। तीसरा है गैर व्यापार विकृत समर्थनकारी ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ये सब आपको जानना आवश्यक है, तभी आप उत्तर इसका दे सकते हैं। कह रहा ना कि उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, तो यहां पर 2 कथन सही हैं। वो कौन कौन सा? एम्बर बॉक्स वाला सही है और ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडी है और यह किसी भी कटौती प्रतिबद्धताओं से मुक्त है। पहला इसमें नहीं होगा, विकृतियां या नहीं पैदा करते, इसमें केवल 2 अतः उत्तर बी होगा। तो ये ध्यान रखना है कि कृषि रेड बॉक्स, यहां पर कृषि समझौते में कोई रेड बॉक्स होता ही नहीं है। हाँ, हालांकि एम्बर बॉक्स में कटौती प्रतिबद्धता स्तर से अधिक सकल घरेलू समर्थन निषिद्ध होता है और एम्बर बॉक्स सब्सिडी को उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाला माना जाता है, ना कि रेड बॉक्स, और होता ही नहीं है कृषि में, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आय और किसी वस्तु की मांग के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर दिया है उपभोक्ता आय में वृद्धि के साथ सभी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। अब देखिए उपभोक्ता आय में अगर वृद्धि होगी तो सभी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से पहला तो नहीं होगा। कीमत बढ़ने से गिफन सामान की मांग बढ़ेगी, ये कह सकते हैं भाई, कीमत बढ़ेगी। चलिए इसका मतलब है, अब देखिए यहां पर केवल 2 इसमें सही है, आय और किसी वस्तु के बीच संबंध। तो यहां पर देख सकते हैं कि मांग के नियम के अनुसार अन्य सभी कारक समान होते हैं, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच एक विपरीत संबंध होता है, ये ध्यान रखिएगा। और गिफिन वस्तुएं एक प्रकार की कह सकते हैं घटिया वस्तुएं, जिनके पास आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे गिफिन वस्तु की कीमत बढ़ेगी इसकी मांग बढ़ती जाती है, ध्यान रखिएगा। ये गिफिन, ये कई यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि मॉक 2 में कितने सारे प्रश्न इकोनॉमिक्स से आए हैं। तो इकोनॉमिक्स पर आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण क्या करना है इकोनॉमी में सबसे महत्वपूर्ण है, आपको कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए कि शब्दावलियों पर सबसे पहले हमको ध्यान देना है, शब्दावलियों पर। दूसरा है करंट अफेयर पर, यानी करंट विथ इकोनॉमी, ये बहुत ही आवश्यक है। और उसमें भी याद रखेंगे साल भर की इकोनॉमी, साल भर की, यानी 22-23 में कभी कई बार तुलनात्मक पूछ लेता है, 21-22, 22-23, हाँ 23-24, इस तरह से आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, हाँ इंडेक्स, संगठन, संस्थान, यहां से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। शब्दावलियां, संस्थान, इंडेक्स, हाँ नया कौन सी योजना शुरू हुई है, इन सब प्रश्नों को एक साथ कर लीजिए, आसानी से आप इसका उत्तर दे लेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण हमने टॉपिक डिस्कस किया। अब यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आगे के भी क्लासेस में हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट्स, अब देखिए जीएस के मॉक सेकंड पेपर में जो आपने टेस्ट सीरीज का दिया था, तो उसमें जो भूगोल का पोर्शन है उसमें आने वाले प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे, वहां पर कहां पर आपको कंफ्यूजन हुआ, वो सारी चीजों में हम देखेंगे। सबसे पहला, अब देखिए यहां पे प्रश्न क्रमांक वही होगा जो आपके जीएस के सेकंड वाले मॉक पेपर में दिया हुआ था। चंद्रमा पर कुछ हिस्से ऐसे हैं जो स्थायी रूप से छाया क्षेत्र वाले हैं, जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं दिखती। इसका क्या कारण है, यह पूछा गया है। आपके सामने ये ऑप्शन है। अब जैसा कि आपको पता है, चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग हुई है वो ऐसी जगह पर हुई है जो अंधेरे का क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जैसे अगर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव आप देखते हो तो वो सूर्य की तरफ है 23.5 डिग्री के आसपास, और यही झुकाव यदि आप चंद्रमा की धुरी का देखोगे ना, तो वो सूर्य के प्रकाश, जो प्रकाश की दिशा होती है उसमें एकदम लंबवत है। तो जब वो चीज लंबवत होती है ना, तो पीछे का हिस्सा हमेशा ही कैसा रहता है, वहां पर प्रकाश पहुंच ही नहीं पाता। तो अगर इन सारे ऑप्शंस को आप देखोगे तो आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा की धुरी प्रकाश की दिशा के लगभग लंबवत है। कई पोजीशन तो ऐसी हैं कि कई, मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि लाखों या करोड़ों वर्षों के बाद उस पोजीशन पे जाके रोशनी होती है, ठीक है। तो उसका कारण मेन यहीं पर है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
अगर 7वें प्रश्न को आप देखोगे तो इसमें देखो भारत में मोटे अनाज की बात हो रही है। अब जानते हो कि आप मोटे अनाज के बारे में भारत ने बहुत ज्यादा यहां पर यूएन तक में लेके इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को लेके यहां पर प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव को माना गया। तो अब मोटे अनाज का इतना ज्यादा वैल्यू क्यों दी जाती है? क्योंकि यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हर फसल की खास बात होती है कि उसको इतना % पानी चाहिए, इतना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है। और जहां भी जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ आ जाना या अत्यधिक वर्षा हो जाना या अत्यधिक तापमान हो जाना, अत्यधिक ठंड पड़ जाना, तो उसमें फसलें जो है वो अनुकूल रूप से जीवित रह नहीं पाती हैं। तो यहां पर हम मोटे अनाज को इसलिए प्रिफर कर रहे हैं, एक तो इसमें पोषक तत्व भी ज्यादा है, दूसरा ये जलवायु परिवर्तन के प्रति इतने संवेदनशील है नहीं, है ना। तो वो आराम से विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से यहां पर कि खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन यहां पर सही हैं। बाजरा एक खरीफ फसल है जो रेतीली मिट्टी पर अच्छे से उगती है, बिल्कुल सही। जब बाजरे की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इन सारी जगह पर हम लोग बाजरे को मैक्सिमम यहां प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ज्वार एक वर्षा आधारित फसल है, तो वर्षा आधारित फसल है और नम क्षेत्रों में जाहिर सी बात है उसकी मिट्टी में आपको नमी चाहिए। तो नमी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सारे रीजन में आपको ज्वार देखने को मिलेगा। रागी की फसलें पाली की स्थिति के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, तो इसका मतलब रागी जो है वो ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं पाई जा सकती जहां पर ठंड पड़ती है। तो जब रागी की बात करेंगे तो आपको कहां पे बात करनी है? बेसिकली तमिलनाडु और कर्नाटका में, समुद्र के पास है तो दैनिक तापांतर में भी कोई खास अंतर होता नहीं है और यहां पर महासागर और महाद्वीपीय जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो यहां पर संतुलित रखता है। तो ना ज्यादा ठंड होती ना ज्यादा गर्मी होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ज्वार की खेती 2300 मीटर तक की ऊंचाई पर की जा सकती है, एकदम सही है। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये चारों ही मतलब कथन यहां पर सही हो जाएंगे, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, काफी ज्यादा फैक्चुअल सवाल था तो इसमें समझाने लायक कुछ था नहीं। 8वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का तापमान घटता जाता है। यानी कि ये क्या कह रहे हैं, हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, यहां पर घटेगा। और ये किसकी स्थिति बता रहे हैं? क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल मुख्य रूप से शॉर्ट वेव लघु तरंग सौर विकिरण द्वारा गर्म होता है। अब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये बात करें, सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये अर्थ है, तो यहां से सूर्य से जो सूर्य तप इंसोलेशन पृथ्वी की तरफ आता है, बेसिकली ये किस फॉर्म में आता है? SWR के फॉर्म में, शॉर्ट वेव रेडिएशन लघु विकिरण तरंग के रूप में आता है। और पृथ्वी जो पार्थिव विकिरण कुछ समय के पश्चात अंतरिक्ष में वापस भेजती है, ये पार्थिव विकिरण LWR के फॉर्म में वापस जाता है। जो ये SWR है ना, ये हमारे वायुमंडल के लिए ना, ये कैसा होता है? ये पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब है इसे कोई रोकता नहीं है, ये आराम से, जो ये SWR है, ये हमारे वायुमंडल को चीरता हुआ हमारी पृथ्वी तक आता है। तो वायुमंडल इसको अवशोषण इसका करता ही नहीं है, ठीक है। अब जो LWR है वो पारदर्शी नहीं है, जैसे ही वो वापस जाता है तो सबसे पहली परत हमारे पृथ्वी के पास किसकी आ जाती है? हमको पता है ट्रोपोस्फेयर की, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्षोभ मंडल की। और क्षोभ मंडल इसी LWR से क्या होता है? ये गर्म होता है। और जब ये गर्म होता है तो नीचे से गर्म होना स्टार्ट होता है, तो नीचे ज्यादा गर्म, ऊपर कम गर्म, फिर कम गर्म, फिर कम गर्म, फिर कम गर्म। तो जैसे जैसे पृथ्वी से आप ऊंचे की तरफ जाएंगे तो तापमान कैसा होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्षोभ मंडल में हवा का तापमान घटता है, एकदम सही कथन है। और कथन 2 में लिखा हुआ है, क्षोभ मंडल मुख्य रूप से लघु तरंग शॉर्ट वेव से गर्म होता है। ये कथन गलत है, ये लॉन्ग वेव से गर्म होता है। मैंने आपको बताया ना, LWR का मतलब है लॉन्ग वेव रेडिएशन, है ना। ये जो SWR है ये तो क्षोभ मंडल से क्रॉस कर जाएगा, इसको क्षोभ मंडल अवशोषित नहीं करता है। तो ये वाला कथन यहां पर गलत हो जाएगा। तो अगर इसमें सही ऑप्शन देखोगे तो सही ऑप्शन मिलेगा आपको C। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। 9वां प्रश्न आपके GS मॉक में सेकेंड पेपर में आपको मिलेगा। कथन है यहां पर भी, भारत में एक सकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव इंडियन ओशियन डाइपोल की बात हो रही है। अल नीनो के प्रभाव को कम कर सकता है।
सकारात्मक आईओडी के दौरान हिंद महासागर के पश्चिमी हिस्से से सतही गर्म जल पूर्वी हिस्से की ओर आता है। अब यहां पर ध्यान दो जरा, अगर ये बात करें भारत की, ठीक है, तो यहां पर भी आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा। इस तरफ भी हिंद महासागर है, इस तरफ भी हिंद महासागर है, ठीक है। ये बात करी जा रही है पूर्वी की, ये बात करी जा रही है पश्चिमी की, ठीक है। तो अभी यहां पर ना आपको ये समझना होगा कि जब हम लोग निगेटिव या पॉजिटिव डाइपोल की बात करते हैं तो निगेटिव का सीधा सा मतलब होता है कि पूर्वी का टेम्परेचर जो होगा वो पश्चिम हिंद महासागर से ज्यादा होगा। और निगेटिव इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि भारत की दृष्टि से ये नकारात्मक है, यहां पर वर्षा नहीं होती है। अगर नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव होता है तो वर्षा नहीं होगी, सकारात्मक के केस में वर्षा होती है। और सकारात्मक का केस क्या होगा, पश्चिम का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये जो है वो वायु को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमको पता है जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और निम्न वायुदाब के केंद्र की तरफ सारी वायु इकट्ठा होने उसकी तरफ गमन कर देती है, क्योंकि जो वायु है वो कैसे गमन करती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। तो यहीं पर अगर अल नीनो की स्थिति आती है, अल नीनो की स्थिति का मतलब है कि अब भारत में मानसून से कम वर्षा होगी और अल नीनो से कम वर्षा होगी और प्लस मैं कह रहा हूं सकारात्मक अगर यहां पर द्विध्रुव होता है तो ये वर्षा करने का काम करेगा, तो अल नीनो के प्रभाव को संतुलित करने का काम करेगा। वही इस स्टेटमेंट में बोला गया था। तो अल नीनो के प्रभाव को कम करेगा, एकदम सही स्टेटमेंट है। अब जब भी ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है ना, तो जो हमारा प्रशांत महासागर है ना, वहां से जो गर्म पानी है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर से बेसिकली गर्म पानी आता है, ना कि यहां पे लिखा हुआ है कि हिंद महासागर से सतही गर्म जल पूर्वी हिस्से में जाता है, बिल्कुल भी नहीं। पश्चिमी प्रशांत महासागर से गर्म जल आता है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पर हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। इंडियन ओशन डाइपोल की वर्किंग बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडियन मॉनसून वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉनसून है ना। हम लोग बात करते हैं जैसे कि यूएसए के जो मौसम वैज्ञानिक है वो बोलेंगे कि इंडिया तो ये सब प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, कितनी बारिश होगी, क्या होगा, कैसे होगा। उसका रीजन है कि इंडिया में जो बारिश होती है, इंडिया का जो मॉनसून आता है, उसमें कोई एक फैक्टर उसका जिम्मेदार नहीं है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून, अल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डाइपोल, मेडियन जूलियन ऑस्किलेशन एमजेओ जिसको बोलते हैं, फिर जेट स्ट्रीम का होना, ठीक है, बहुत सारी चीजें इंडिया के मॉनसून में मैटर करती हैं। फिर कहीं पर जो हीट वेव होती है या हीट डोम की बात करते हैं तो वो भी, पश्चिमी जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो वो भी। तो कई सारे मैटर जो हैं वो यहां पर प्रभावित करते हैं इंडिया के मॉनसून को। 16वें नंबर पे आपको प्रश्न दिखेगा, ध्यान से देखिएगा, कौन सा शहर युग्म सबसे अधिक देशांतरी दूरी में। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में इस तरीके से जो आप रेखाएं देखते हैं इनको हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, जो इस तरीके से मतलब इस तरीके से समानांतर हैं। और आप जो इस तरीके की रेखाएं देखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं, है ना। तो यहां पर बोला जा रहा है देशांतरी दूरी की जब बात हो रही है तो उस पर कौन स्थित सबसे ज्यादा। तो अब ये थोड़ा सा फैक्चुअल प्रश्न है, इसको प्लीज आप मैप में जरूर देखिएगा। मैप में आप देखेंगे तो आपको चीजें एग्जैक्ट पता लगेंगी। मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका आंसर है पटना और विशाखापट्टनम। इनकी आपको जो देशांतरी दूरी है वो सबसे अधिक देखने को मिलती है, तो ये ध्यान दीजिएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं, मॉनसून ट्रफ या मॉनसून द्रोणी की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, कौन से कथन सही हैं। मॉनसून द्रोणी उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत तक फैले लंबे निम्न दबाव वाले क्षेत्र हैं। जब मॉनसून द्रोणी जो है वो उत्तर की ओर बढ़ती है तो हिमालय की तलहटी में यानी कि फुटहिल्स में बहुत ज्यादा बारिश होती है। मॉनसून के दक्षिण की ओर बढ़ने पर भारत के प्रमुख हिस्से में मॉनसून की स्थिति में रुकावट आ जाती है। मॉनसून ट्रफ को आपको समझना होगा कि अगर आप ये बात कर रहे हो कि ये है 0 डिग्री, ठीक है, और ये है कर्क रेखा, ठीक है, तो कर्क रेखा अगर ये है ना तो हमारा जो भारत है आप देखोगे तो इस तरीके से यहां पर एक कर्क रेखा एकदम मिडिल से गुजर रही है। जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो हमको पता है 0 डिग्री पे ही ITCZ होता है, जिसको हम लोग इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो सूर्य की दिशा को फॉलो करता है। तो जब सूर्य का उत्तरायण होता है उस टाइम पे भारत में ग्रीष्म ऋतु आ रही होती है और उसी टाइम पे भारत में मॉनसून भी आ रहा होता है। तो जब भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून आ रहा होता है और ITCZ का ऊपर खिसकना, तो ITCZ जिस तरीके से ऊपर खिसक रहा होता है इसी को हम लोग मॉनसून ट्रफ के नाम से जानते हैं। तो जैसे जैसे ये मॉनसून ट्रफ उत्तर की ओर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है भारत के भूभाग में वर्षा होगी
और हिमालय के जो फुटहिल हैं वहां तक भारी वर्षा होगी। तो यहां पर अगर आप देखोगे, और जितना यहां पर ITCZ ऊपर बढ़ेगा, इसका मतलब है सूर्य का उत्तरायण हो रहा है। सूर्य जहां पर चमक रहा है, जाहिर सी बात है वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। तो वहां पर कौन सा वायुदाब बनेगा? निम्न वायुदाब। वही तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट, उत्तर की ओर बढ़ने से हिमालय की तलहटी में भारी वर्षा होगी, यह भी एकदम सही हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है जब मानसून दक्षिण की तरफ आता है, यानी कि मानसून वापसी कर रहा होता है, तो भारत के प्रमुख हिस्सों में मानसून की स्थिति में रुकावट आएगी। नहीं, वापसी के हिस्से में भी बारिश होती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। हमसे सही कथन पूछे थे, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। 18वें नंबर पे आपको प्रश्न मिलेगा। अब ये देखिए, जो महासागरीय लवणता या ओशन सैलिनिटी, उसके ऊपर प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने, कौन से कथन यहां पर सही दे रखे हैं। अब देखिए, खुले महासागर आमतौर पर सीमांत समुद्रों की तुलना में अधिक लवणीय होते हैं। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक लवणीय है। जैसे जैसे हम भूमध्य सागर से उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 0 डिग्री से हम पोल्स की तरफ जाते हैं, तो लवणता समान रूप से बढ़ती जाती है, कभी कम नहीं होती है। ये कथन आपके सामने दे रखे हैं। अब देखो, जब भी खुले महासागर की बात होगी ना, तो खुले महासागर में आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ओपन महासागर है, तो जाहिर सी बात है वहां पर वाष्पीकरण जो होता है ना, इवेपोरेशन, वो तेज हो रहा होगा। सूरज उस पर चमक रहा है, तो वाष्पीकरण लगातार हो रहा है। अगर किसी चीज का आप वाष्पीकरण करते हैं, एक पात्र में आप लवण युक्त जल ले लीजिए और उस पात्र को उबालना स्टार्ट करिए, उस जल को उबालना स्टार्ट करिए, आप क्या देखोगे, जैसे जैसे आप टेम्परेचर देते जा रहे हो, तो पानी तो भाप बन के उड़ता जा रहा है, मगर उसके अंदर का लवण तो वाष्पीकरण उसका तो हो नहीं सकता। तो अब इमेजिन करो, जब तुमने पानी में नमक को घोला था बिना गर्म किए, तो तुमने उसको टेस्ट किया, तुम्हें एक टेस्ट मिला। अब जब तुमने पानी को उबाल दिया, तो पानी से जलवाष्प निकल गए, वहां पर नमक की मात्रा उतनी है, मगर पानी की मात्रा क्या हो गई? कम हो गई। फ्रेश वाटर कम हो गया, तो फ्रेश वाटर कम हो जाएगा, तो यहां पर आप देखो ना, जो लवणता है वो क्या हो जाएगी। अब अगर उस पानी को आप टेस्ट करोगे तो ज्यादा सैलाइन आपको लगेगा। तो ये सेम स्टेटमेंट पहला ट्रू हो जाता है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक लवणीय। भूमध्य सागर की आप लोकेशन देखोगे तो वो 0 डिग्री के आसपास आपको दिखेगा, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा वाष्पीकरण होता है, इस वजह से इसकी लवणीयता बहुत अधिक होती है। हम भूमध्य रेखा से जब उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं ना, तो लवणता में अचानक से, मतलब एक स्तर से बढ़ोतरी नहीं होती है। पहले लवणता जो होती है वो 1 सेकंड, मतलब थोड़े दूरी पर कम होती है, फिर जाके बढ़ना स्टार्ट करती है। ठीक है, इसको आपको पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि 30 डिग्री नॉर्थ पे, 60 डिग्री नॉर्थ पे, क्योंकि यहां पर आपको कई सारे प्रेशर भी देखने को मिलते हैं। हमको पता है पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे 7 प्रकार की वायुदाब पेटियां होती हैं, तो ये वायुदाब पेटियां डिसाइड करेंगी कि यहां वर्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वर्षा क्या करती है, उस पूरे पानी में फ्रेश वाटर मिलाती है। तो जब पानी में आप एक लवण युक्त पानी में और पानी मिलाएंगे, तो उसकी लवणता कम होगी, क्योंकि आपने उसमें फ्रेश वाटर मिला रखा है। तो बहुत सारे कारक यहां पर मैटर करते हैं। तो पहले जो लवणता है वो घटती है, फिर बढ़ना स्टार्ट होती है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं, पहला और दूसरा। 19वां प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति कर्क रेखा के साथ गुजरात के पश्चिम भाग से पश्चिम बंगाल में, अभी ये बात क्या कर रहे हैं कि आप गुजरात से चलना स्टार्ट करते हैं और पश्चिम बंगाल में जाते हैं, तो उसे रास्ते में किस प्रकार के जंगल मिलने की सबसे अधिक संभावना है? आप ध्यान से देखो, जब तुम गुजरात से निकले हो तो जाहिर सी बात है यहां पर आप देखोगे कि आपको, जैसे थार रेगिस्तान है, तो उसके पास कच्छ एक का रण मिलेगा, वो एक वेटलैंड है। तो जाहिर सी बात है, लिखा हुआ है गुजरात के पश्चिमी भाग से, और गुजरात के पश्चिमी भाग में आपको कच्छ का रण देखने को मिलेगा। तो कच्छ का रण जो है वो कैसी भूमि हो जाएगी? दलदली वन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखने को मिलेंगे, फिर उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे, और लास्ट में जब आप पश्चिम बंगाल के भी एकदम पूर्व में पहुंच जाएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा बारिश है, बंगाल की खाड़ी के पास का इलाका है, तो वहां पर आपको नम पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है? वो है ए। अब जब आपने वन पढ़े होंगे तो उसको मैपिंग की दृष्टि से आप देखेंगे तो आप इस सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि मैडन जूलियन ऑस्किलेशन, देखिए अभी हम इसी की बात कर रहे थे, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन यहां पर सही हैं? मॉनसून अवधि के दौरान जो MJO है,
वो अगर लंबा चक्र उसका होता है तो मॉनसूनी वर्षा में वृद्धि हो सकती है। यानी कि यहां पर लंबे चक्र में क्या बोल रहे हैं, वृद्धि होगी। यहां पर एमजेओ का उष्ण कटिबंध प्रशांत महासागर में गुजरने से मॉनसून में रुकावट आ सकती है, यह भी स्टेटमेंट है। तो जरा एमजेओ को एक बार समझते हैं। एक चीज एमजेओ को समझाने के लिए बेसिक सी एक चीज समझाता हूं आपको कि जैसे मान लो ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये यहां पर ये कर्क रेखा है, प्यारा भारत है, बीचों बीच कर्क रेखा निकली हुई है। अब जो एमजेओ होता है ना, जब भी हम लोग एमजेओ की बात करते हैं तो वो ईस्ट की तरफ मूव करता है, पूर्व की तरफ मूव करता है, और वो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके चलता है। अब ये जो आप ऊपर नीचे एक्चुअली में देख रहे हो, ये पूरा क्या है, बादल, वायु, इन सब का एक पूरा पैटर्न है। वो पैटर्न ये पूरी तरीके से यहां पर इस तरीके से फ्लो हो रहा होता है। अब यहां पर एक आप उतार देख रहे हैं, फिर चढ़ाव देख रहे हैं, फिर उतार देख रहे हैं, फिर इस तरीके से देख रहे हैं। जब ये चीज ऊपर जा रही है, ध्यान से देखो, तो कब कोई चीज ऊपर जाती है, कब वायु और बादल ये सब ऊपर जाएंगे, जब यहां पर लो प्रेशर होगा, क्योंकि लो प्रेशर में कोई वायु रुक नहीं पाती, वो ऊपर की तरफ जाती है। कब कोई वायु नीचे की तरफ आएगी, यानी कि यहां पर जब वायु इकट्ठा हो रही तो यहां पर क्या बना रही है, हाई प्रेशर बना रही है। तो जब ये पूरा पैटर्न भारत के ऊपर होता है, भारत के ऊपर होता है, तो यहां पर बहुत अच्छी वर्षा करेगा, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर क्रिएट करेगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ये पैटर्न भारत से आगे निकल जाता है तो यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट होता है और भारत में वर्षा कम देखने को मिलती है। ये इसकी कार्यावधि होती 30 से 60 दिन की। ये पूरा साइकिल, एक साइकिल 30 से 60 दिन ऐसा लेता है। बट अगर इसकी तुम साइकिल को बढ़ा दोगे, अभी कोई चीज तुम ऐसे देखो कि कोई चीज ऐसे ऐसे चल रही है, तो इसमें आवृत्ति में तुम देख रहे हो जल्दी से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, ऊपर गई। एक मैं तुम्हें डायग्राम दिखाऊं कि ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे, तो जब तक ये धीरे धीरे इतना लंबा कार्यकाल है, फिर दूसरा एक बार ये ऊपर उठेगा और दूसरी बार जब ये ऊपर उठ रहा है, जिसको श्रृंग बोल रहे हैं, तो इन श्रृंगों के बीच की दूरी देखो कितनी बड़ी हो गई। यहां पर वही श्रृंग है, इनके बीच की दूरी देखो, ये x1 ले लो, ये x2 ले लो, तो x2 इज ग्रेटर देन x1। तो जितना बड़ा श्रृंगों के बीच की दूरी होगी, उतनी देर में ये फिर दोबारा से इंडिया के ऊपर आएगा, तो देर से बारिश करेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, लंबे चक्र में मानसूनी वर्षा में वृद्धि होती है, बिल्कुल गलत। लंबे चक्र में मानसूनी वर्षा ना के बराबर होती है, बहुत कम वर्षा होती है। यहां पर प्रशांत महासागर में गुजरने में मानसून में रुकावट आ सकती है, बिल्कुल सही बात है। जब हिंद महासागर के ऊपर है तब तो यहां पर बारिश होगी, अब ये प्रशांत महासागर में खिसक गया तो वहां बारिश करेगा, तो ये कथन एकदम सही हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2। 27वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है। दैनिक तापांतर मुंबई की तुलना में दिल्ली में अधिक स्पष्ट है। तटीय क्षेत्रों के पास के स्थानों में क्षैतिज की तुलना में वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर गति अधिक देखी जा सकती है। अब देखो ध्यान से, जब भारत के तटीय राज्यों को तुम देखते हो तो दिन का टेम्परेचर आप देखोगे तो मान लो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रात का टेम्परेचर आप देखोगे तो वो 21-22 के आसपास रहेगा। तो दैनिक तापांतर कितना रहा, मान लो 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। वहीं तुम दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में तुम टेम्परेचर देखोगे तो दिन का टेम्परेचर तुम्हें 35 दिख रहा होगा, और रात में हो सकता है सडनली 27, 27, 26 हो जाए। तो जाहिर सी बात है, यहां पर तापमान के एक दिन के तापमान में, रात और दिन के तापमान में आपको अंतर ज्यादा दिखेगा। क्यों? क्योंकि समुद्री प्रभाव कम है। जितना आप समुद्र से दूर जा रहे हैं और महाद्वीप में बीच में जा रहे हैं, लैंडलॉक्ड स्टेट में जा रहे हैं, वहां पर स्थल मंडल का प्रभाव ज्यादा दिख रहा है, महासागरी प्रभाव कम दिख रहा है। महासागर से आपने पढ़ी होंगी, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ना कि लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, है ना, तो समुद्र समीर और स्थल समीर, तो इसका कॉन्सेप्ट यहां पर लगता है। तो जब समीर जो है वो स्थल से समुद्र में या समुद्र से स्थल में जाती है तो टेम्परेचर को बैलेंस करती है, बट यहां तो कोई समुद्र है नहीं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा। दूसरा, यहां पर देखो जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें, जैसे मैंने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज की बात करी, स्थल समीर और समुद्र समीर, तो ये तो आपकी क्षैतिज गति ले रही है ना। क्षैतिज की तुलना में वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर गति थोड़ी ना हो रही है, यहां पर वायु की क्षैतिज गतियां हो रही हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम गलत हो जाएगा। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। 28वां प्रश्न देखते हैं। अब यहां पर देखो कुछ मैपिंग आ गई, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं भैया,
जो भी लोकेशन करंट में रहा करे उसको प्लीज नोट करा करो। अब जैसे अभी आप इजराइल और हमास का वॉर देख रहे हो, तो ये पूरा एरिया कहां पर, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये सब कहां पर है? गाजा पट्टी हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, सिनाई पेनिनसुला हो गया, हाइफा क्रॉसिंग हो गया, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। सलार डी अटकामा, सेलिनास ग्रैंडस और किघई पठार में क्या समानता है? अब समानता आपसे पूछी गई है। किघई तिब्बती लिखा हो तो आप समझ जाओगे तिब्बत का पठार होगा कोई। अब ये समानता क्या है? यहां पे समानता है कि ये सारे किस चीज के लिए जाने जाते हैं? लिथियम के भंडार के लिए। सलार डी अटकामा आपको चिली में देखने को मिलेगा, ये आपको अर्जेंटीना में देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहां पर लिथियम के भंडार देखे गए। इसी तरीके से आपको अगर लिथियम ट्रायंगल की बात करें तो अर्जेंटीना, बोल्विया और चिली, ये भी चीजें याद रखनी है। तो ऐसे करके मैपिंग को थोड़ा सा समझो। तो इसमें आप देखोगे तो बेस्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, लिथियम युक्त जो नमक के मैदान है। ठीक है, यहां पर लिथियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब लिथियम यहां पर ठोस चट्टानों के अंदर है और ऐसा माना जाता है ये चट्टाने आग्नेय हैं, यानी कि जो मैग्मा था वो अंदर ही ठंडा हुआ तो उससे ये चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ये 28वें का हो गया ऑप्शन सी। 29वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कितने कथन सही हैं? नर्मदा जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कांगड़ा घाटी स्ट्राइक घाटी है और कुल्लू घाटी रावी नदी से बना है। अब ये तो सबसे बेसिक प्रश्न है हमारा ज्योग्राफी का कि भ्रंश घाटी से नर्मदा और तापी दो नदियां हैं, वो भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं और अपना जल विसर्जित कहां करेंगी? अरब सागर में आके। तो नर्मदा की अगर बात करेंगे तो यहां पर सतपुड़ा और विंध्य रेंज की बात करो तो इन दोनों के बीच में जो नर्मदा है वो क्या हो रही है? वो बह रही है। अब जब इन दोनों के बीच में वो बह रही है तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो गया। कांगड़ा घाटी स्ट्राइक घाटी है। स्ट्राइक घाटी को एक बार गूगल करके देखिएगा। स्ट्राइक घाटी का मतलब होता है कि कई बार चट्टाने जो होती है ना, वो नीचे से जब आपस में टकराती हैं तो उससे एक घाटी का निर्माण होता है, उसको हम लोग स्ट्राइक घाटी बोलते हैं। ठीक है, कुल्लू घाटी का संबंध रावी से नहीं है, इसका संबंध किससे है? व्यास से है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कितने कथन सही है? तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो गया बी, केवल 2 कथन। समुद्री हीटवेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन यहां पर सही हैं? समुद्री हीटवेव तब देखने को मिलती है जब समुद्र में किसी क्षेत्र की सतह का जो औसत तापमान है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल डेज में देखा गया कुछ टेम्परेचर रहता है और उस टेम्परेचर से इतना बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं समुद्री हीटवेव। कभी कभी शैवाल के खिलने का कारण बन सकती है। यहां पर आप देखोगे दोनों ही कथन सही है। मरीन हीट वेव की जब बात करते हैं तो ये एकदम परफेक्ट डेफिनेशन होती है उसकी। अब जैसे जैसे समुद्र का तापमान बढ़ता है वहां पर आप देखोगे कि यहां पर शैवाल जो है ना, तापमान का मतलब है सूर्य तप मिल रहा है तो काफी ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में शैवालों की संख्या बढ़ने लगेगी। यही चीजें जब भी होने लगती हैं जब नदी में या समुद्र में पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में आने लग जाते हैं, जिसको हम लोग सुपोषण की घटना कहते हैं, यूट्रिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो भी वहां पर एल्गी ब्लूम जिसको बोलते हैं उनकी संख्या बढ़ती है तो वो दूसरे प्रजातियों के लिए खतरनाक हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वही केस यहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो यहां पर दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 37वें नंबर पे आपको मिलेगा, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी का घूर्णन, सतही हवाएं, समुद्र के पानी का घनत्व कितने समुद्री धाराओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है? समुद्री धारा मतलब ओशियन वेव्स की, करंट की बात कर रहे हैं। जब ओशन करंट की बात कर रहे हैं तो ओशन करंट का मतलब क्या है? किसी चीज को आप करंट कब बोलते हो? जब वो चीज फ्लो हो रही होती है ना। जब वो चीज क्या हो रही होती है? फ्लो, यानी कि गतिमान होती है। स्थिर को तो हम करंट नहीं बोलते ना। कोई चीज अगर पानी स्थिर है, रुका हुआ है, तो उसको हम करंट नहीं बोलेंगे। पानी बह रहा है तो उसको हम करंट बोलेंगे। तो महासागर की धाराओं में ये जो गति उत्पन्न होती है तभी उनको हम महासागरी धाराएं बोल रहे हैं। तो ये गति उत्पन्न करने के बहुत सारे कारण होते हैं, महासागरी धाराओं की उत्पत्ति के कारण होते हैं। तो देखो, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की वजह से क्या होता है कि सूर्य का जो सूर्य तप होता है पृथ्वी के एक भाग में पड़ता है, फिर पृथ्वी घूर्णन भी कर रही होती है तो फिर दूसरे भाग में पड़ता है। जो पृष्ठ पृथ्वी के सामने होता है वहां का तापमान ज्यादा होगा, जो पृष्ठ सूर्य के विपरीत में उसका तापमान कम होगा। तो जहां का तापमान ज्यादा होगा तो पानी में गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो गतियां उत्पन्न होंगी। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसके घूर्णन से कोरियोलिस बल काम करता है। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मोड़ने का प्रयास करेगा। चूंकि ये वायु की दिशा को मोड़ देता है और वायु, जब आप ऐसे समझो कि एक थाली में पानी ले लो और उस पानी में फूंक मारिए तो पानी को आप